सोचिए मध्य प्रदेश में उज्जैन, वहां प्रसिद्ध ओमकारेश्वर मंदिर के बाहर एक आदमी बैठा है, साधु के वेश में, गेरुआ कपड़े पहने, महीनों से आते जाते लोग कभी रोटी कभी पैसे भिक्षा में दे जाते हैं। बिल्कुल शांत चेहरा। कौन सोच सकता है भला कि इस शांत चेहरे के पीछे कितना खतरनाक राज छिपा हो सकता है। आज हम एक ऐसे ही बहुत हैरत अंगेज गुप्त ऑपरेशन की कहानी में गहरे उतर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो एक ऐसी घटना का पर्दाफाश करती है जिसे सुनकर शायद रोंगटे खड़े हो जाएं। एक भयानक साजिश जिसे नाकाम किया गया। बिल्कुल। और देखिए, ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, ये हमें दिखाती है कि हमारी जो खुफिया एजेंसियां हैं वो कैसे बिल्कुल गुमनामी में रहकर पर्दे के पीछे से खतरों को टालती रहती हैं। आज हमारी इस पड़ताल का मकसद यही है कि इस पूरे ऑपरेशन की परतें खोलें, इसकी बारीकियों को समझें और ये जानें कि कैसे एक बड़ी तबाही को रोका गया। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं इसे खोलना। इसकी शुरुआत होती है एक नाम से, तनवीर अहमद। सुनने में तो शायद एक आम नाम लगे, पर यह शख्स कोई आम आदमी नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बांग्लादेश का एक चरमपंथी गुट है, अंसारुल बांग्ला टीम, जिसे एबीटीबी कहते हैं, उसका प्रशिक्षित सदस्य था और इसका संबंध अलकायदा जैसे बड़े खतरनाक आतंकी संगठनों से बताया जाता है। ओह, और ये भारत में कैसे आया? यही तो बात है। वो गैर कानूनी तरीके से, बिना किसी वीजा, बिना किसी पहचान पत्र या दस्तावेज के, पश्चिम बंगाल में जो मालदा बॉर्डर है वहां से भारत में घुस आया था, एकदम गायब होकर, सिस्टम की नजरों से बचकर। उसका मकसद साफ था, भारत में कोई बड़ी वारदात करना। तो बांग्लादेश से सीधा उज्जैन, और फिर ये साधु बनने का आइडिया ये कैसे हुआ? देखिए, अवैध रूप से घुसने के बाद वो किसी तरह उज्जैन तक पहुंच गया। अब उज्जैन पहुंचकर उसने ओमकारेश्वर मंदिर के बाहर डेरा डाला, और वो भी साधु के भेष में। ये सोची समझी चाल थी। करीब आप मानिए 5 से 6 महीने वो वहीं रहा, भिक्षा मांगकर गुजारा किया, मंदिर का प्रसाद खा लिया, और इस दौरान उसने बड़ी चालाकी से आसपास के लोगों का, खासकर जो पूजा सामग्री बेचने वाले दुकानदार थे, उनका भरोसा जीत लिया। किसी को शक नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। किसी को अंदाजा तक नहीं लगा कि ये साधु असल में कौन है, कहां से आया है। उसकी असली पहचान पूरी तरह छिपी रही। 6 महीने भिक्षा मांगकर भरोसा जीतना, ये तो बड़ी पेशेंस वाली प्लानिंग लगती है। फिर आगे क्या हुआ? हाँ, यहीं से उसकी योजना का, कह सकते हैं, अगला फेज शुरू हुआ। जब उसे लगा कि भाई स्थानीय दुकानदारों का भरोसा काफी हद तक जीत लिया है, तो एक दुकानदार ने उसे अपनी दुकान पर काम करने को कह दिया। शायद दुकानदार को दया आ गई होगी या उसे सच में किसी हेल्पर की जरूरत होगी, पर तनवीर के लिए तो ये मानो सोने पे सुहागा था। उसका असली मकसद तो यही था, मंदिर परिसर के अंदर पहुंचना। अब वो सिर्फ बाहर बैठने वाला साधु नहीं रहा, बल्कि मंदिर के अंदर काम करने लगा। बिल्कुल। काम साधारण सा था, पूजा का सामान बेचना, श्रद्धालुओं की मदद करना, कभी कभी सामान लेके मंदिर के गर्भगृह तक भी चला जाना। इस सीधे साधे काम ने उसे वो मौका दे दिया जो वो चाहता था। मंदिर के अंदरूनी हिस्से, उसकी बनावट, कहाँ क्या है, सुरक्षा कैसी है, दिन भर क्या गतिविधियां होती हैं, इसकी सीधी जानकारी उसे मिलने लगी। वो सब कुछ चुपचाप देखता रहा, समझता रहा, और कहते हैं कि वो गुप्त रूप से नोट्स भी बना रहा था। आतंकी संगठन का सदस्य साधु के भेष में मंदिर के अंदर काम कर रहा है, नोट्स बना रहा है। ये तो किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी लग रही है। किसी को बिल्कुल शक नहीं हुआ उस पर। उस वक्त तक तो शायद नहीं, लेकिन तभी कहानी में एक, कह सकते हैं, अनपेक्षित मोड़ आया। भारत की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आईबी, उसने मंदिर परिसर का एक सामान्य सा ड्रोन सर्वेक्षण किया। ये शायद उनकी रूटीन सुरक्षा जांच का ही हिस्सा रहा होगा। एक रूटीन ड्रोन सर्वे। तो इसमें ऐसा क्या खास मिल गया जिससे तनवीर का राज खुलने का खतरा हुआ? हाँ, यही बात दिलचस्प हो जाती है। उस रूटीन सर्वे में ड्रोन के जो सेंसर्स थे, उन्होंने मंदिर परिसर में एक खास दुकान के पास से कुछ अजीब से रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल पकड़े, और ये सिग्नल रात में आते थे, जो मंदिर बंद हो जाता था, रात 8 बजे के बाद, और नियमित रूप से आते थे। ये पैटर्न अपने आप में बड़ा संदिग्ध था। रात के अंधेरे में बंद मंदिर से रेडियो सिग्नल, ये तो वाकई अजीब है। इसका मतलब क्या था? क्या पता चला? जब आईबी ने इन सिग्नल्स की और गहराई से जांच की, तो जो जानकारी सामने आई वो चौंकाने वाली थी। ये सिग्नेचर किसी आम फोन कॉल के नहीं थे। ये एक ऐसे कम्युनिकेशन लिंक के थे जिसका कनेक्शन भारत में नहीं, बल्कि सीधे बांग्लादेश में जुड़ रहा था। और बात यहीं खत्म नहीं हुई।
बांग्लादेश से ये कनेक्शन आगे लाहौर पाकिस्तान तक जा रहा था। लाहौर तक? हाँ, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था, एक सीधा संकेत कि यहाँ कुछ बहुत ही गंभीर पक रहा है, अंतर्राष्ट्रीय साजिश। बिल्कुल। अब आईबी ने क्या कदम उठाया? ये जानने के बाद तो वो चुप नहीं बैठे होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आईबी के लिए ये टॉप प्रायोरिटी केस बन गया। उन्हें पता था कि सिचुएशन बहुत नाजुक है, कोई भी गलती महंगी पड़ सकती है। उन्होंने फैसला किया कि इस आदमी पर सीधी निगरानी रखनी होगी, पर बहुत ही सावधानी से, चुपचाप। और इसके लिए उन्होंने अपनी एक बेहद काबिल महिला अधिकारी को इस काम पर लगाया। ये एक बड़ा और जोखिम भरा कदम था। एक महिला अधिकारी? उन्होंने निगरानी कैसे रखी? तनवीर को पता नहीं चला? उस महिला अधिकारी ने भी रूप बदला। उन्होंने साध्वी का वेश धारण कर लिया। वो रोज मंदिर जाने लगी और जानबूझकर उसी दुकान से पूजा का सामान खरीदती जहां तनवीर काम करता था। उनका मकसद साफ था, तनवीर के करीब रहना, उसकी हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रखना, उसके व्यवहार को समझना, बिना उसे शक हुए। ये तो बहुत ही खतरनाक काम रहा होगा, साध्वी के वेश में एक संदिग्ध आतंकी की जासूसी करना। बिल्कुल, बेहद जोखिम भरा था, पर जरूरी भी था। वो अधिकारी पूजा के बाद भी घंटों मंदिर परिसर में ही बैठी रहती, जैसे ध्यान कर रही हों, पर उनकी नजरें तनवीर पर ही टिकी रहती थीं। उन्होंने कुछ खास पैटर्न नोट किए, जैसे तनवीर दिन में कई बार बेवजह मंदिर परिसर के चक्कर लगाता था, खासकर उस जगह के पास ज्यादा देर रुकता था जहां प्रसाद बनता था और बांटा जाता था। और सबसे पक्का सबूत, रात में जब दुकान बंद हो जाती तो उसी दुकान के पीछे वाले कमरे से नियमित रूप से वही संदिग्ध रेडियो सिग्नल आते थे जो ड्रोन ने पकड़े थे। ये कड़ी निगरानी बहुत खामोशी और धैर्य के साथ करीब 4-5 महीने चली। 4-5 महीने लगातार निगरानी। वाकई ये खुफिया काम का धैर्य दिखाता है। क्या इस दौरान तनवीर को कोई शक हुआ? ऐसा लगता तो नहीं है। वो शायद अपनी योजना में इतना डूबा हुआ था कि उसे अंदाजा ही नहीं हुआ कि कोई उस पर नजर रख रहा है। फिर कहानी में एक और ट्विस्ट आया। एक दिन तनवीर ने अपने दुकानदार मालिक से कहा कि उसकी माँ बहुत बीमार है और उसे फौरन अमृतसर जाना पड़ेगा। दुकानदार, जो अब तक उस पर भरोसा करने लगा था, उसने ना सिर्फ उसे जाने की इजाजत दे दी, बल्कि रास्ते के खर्चे के लिए कुछ पैसे भी दिए। कहा कि बाद में सैलरी से काट लेगा। अमृतसर माँ की बीमारी का बहाना बनाकर, ये तो और भी संदिग्ध लग रहा है। क्या वो सच में अमृतसर गया या ये भी कोई चाल थी? गया तो वो अमृतसर ही, लेकिन कहानी में पेच था। जैसा आपने कहा, तनवीर ट्रेन से उज्जैन से दिल्ली आया और फिर वहां से बस पकड़कर अमृतसर गया। लेकिन वो अकेला नहीं था। हमारी वो बहादुर आईबी ऑफिसर साध्वी के वेश में ही उसकी परछाई की तरह उसके पीछे थी। उज्जैन से दिल्ली, दिल्ली से अमृतसर, हर कदम पर नजर। तो अमृतसर पहुंचकर उसने क्या किया? क्या मिली उसकी बीमार माँ? यहीं उसकी कहानी झूठी साबित हुई। अमृतसर शहर पहुंचने के बजाय वो सीधे भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास गया, अटारी बॉर्डर के नजदीक एक गांव में, और वहां जाकर एक खेतीहर मजदूर के घर पर रुक गया। बीमार मां का तो कहीं नामो निशान ही नहीं था। उसका असली मकसद कुछ और ही था। और वहां उस महिला अधिकारी ने कुछ ऐसा देखा जिसने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। ऐसा क्या देखा उन्होंने? कुछ गड़बड़ हुई? हाँ, बहुत बड़ी गड़बड़। एक शाम जब अंधेरा हो गया, अधिकारी ने देखा कि बॉर्डर के उस पार से, यानी पाकिस्तान की तरफ से, एक छोटा ड्रोन उड़ा। उसने भारतीय सीमा के अंदर खेतों में कुछ छोटी छोटी पुड़ियां गिराईं। तनवीर अंधेरे का फायदा उठाकर वहां गया और उन पुड़ियों में से 2 उठा ली। फिर उसने जो किया वो और भी चौंकाने वाला था। क्या किया उसने पुड़ियों का? उसने बड़ी सफाई से अपनी पहनी हुई रुद्राक्ष की माला के कुछ मनकों को शायद पहले से खोखला कर रखा होगा, उनके अंदर उन पुड़ियों को छिपा गया। ये सब कुछ उस महिला अधिकारी ने दूर से देखा और शायद गुप्त रूप से रिकॉर्ड भी कर लिया। अब ये बिल्कुल साफ हो गया था कि तनवीर सिर्फ जासूसी नहीं कर रहा था, बल्कि उसे बॉर्डर पार से कोई खतरनाक चीज मिली थी जिसे वो छिपाकर वापस ले जाने वाला था। रुद्राक्ष की माला में छिपाकर, क्या तरीका है? फिर आगे क्या हुआ? क्या उसे वहीं पकड़ लिया? नहीं, शायद उसे वहां पकड़ना ठीक नहीं समझा गया। हो सकता है पूरी साजिश के तार ना जुड़ पाते। अगले ही दिन तनवीर उस गांव से निकला, अमृतसर शहर आया और वहां से बस पकड़कर वापस दिल्ली पहुंच गया। वो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर था। उज्जैन वापस जाने वाली मालवा एक्सप्रेस ट्रेन का इंतजार कर रहा था। शायद उसका प्लान वापस जाकर अपने असली मिशन को पूरा करने का था। तो क्या अब उसे पकड़ने का सही समय आ गया था? इस डिटेल्ड और पुख्ता जानकारी के आधार पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और आईबी ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन प्लान किया। जैसे ही तनवीर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था, उसे पूरी तैयारी के साथ वहीं दबोच लिया गया। ऑपरेशन बहुत तेज और सटीक था। उसे संभलने या भागने का कोई मौका नहीं मिला। आखिरकार वो पकड़ा गया। इसके बाद क्या हुआ?
क्या उन पुड़ियों का राज खुला? क्या था उनमें? उसे फौरन गिरफ्तार करके कड़ी सुरक्षा में आईबी के रोहिणी वाले एक सेफ हाउस ले जाया गया। वहां उससे इंटेंस पूछताछ शुरू हुई। इसी पूछताछ के दौरान उसकी वो रुद्राक्ष की माला भी मिली जिसमें उसने अमृतसर में मिली वो पुड़ियां छिपाई थीं। जब उस माला के मनकों को खोला गया तो क्या निकला उसमें से? उसमें से वही 2 छोटी पुड़ियां निकली। जब उन पुड़ियों के अंदर के पदार्थ की फॉरेंसिक जांच हुई तो जो सच सामने आया वो भयानक था। वो पदार्थ था रिसिन। हाँ, रिसिन। ये एक बेहद खतरनाक जैविक जहर होता है। आप अंदाजा लगाइए, इसका सिर्फ 1 ग्राम मतलब एक छोटी सी चुटकी भर 100 से 200 लोगों की जान लेने के लिए काफी है। हे भगवान, रिसिन, इतना खतरनाक जहर! तो उसका इरादा क्या था? इस जहर का वो क्या करने वाला था? यहीं पर पूरी साजिश का वो भयानक सच सामने आया जिसकी शायद कल्पना भी मुश्किल है। पूछताछ में तनवीर अहमद ने कबूल किया कि उसका असली मिशन क्या था। उसे ये रिसिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के प्रसाद में मिलाना था। ये बात ध्यान देने वाली है कि शुरू में जानकारी ओमकारेश्वर मंदिर की थी, पर बाद की जांच और कबूलनामे में महाकालेश्वर मंदिर का जिक्र आया। शायद उसकी योजना बदल गई थी या अंतिम निशाना महाकालेश्वर ही था। महाकालेश्वर मंदिर के प्रसाद में रिसिन मिलाना, इसका मतलब तो ओह, ये तो सोचकर ही डर लग रहा है। इसका मतलब था एक बहुत बड़े पैमाने पर निर्दोष श्रद्धालुओं की हत्या। सोचिए, 100-200 लोगों की मौत, और वो भी मंदिर के पवित्र प्रसाद से। मकसद सिर्फ हत्या करना नहीं था, असली मकसद था देश भर में हाहाकार मचाना, दहशत फैलाना और सबसे खतरनाक, अलग अलग समुदायों के बीच नफरत और हिंसा भड़काना, मतलब सांप्रदायिक तनाव पैदा करना। ये तो सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं होता, ये तो देश को अंदर से तोड़ने की, अस्थिर करने की साजिश थी। बिल्कुल, और ये साजिश यहीं खत्म नहीं होती थी। इसके पीछे एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खेल भी था। प्लान ये था कि इस हमले के बाद अल-कायदा, एबीटी और पर्दे के पीछे से पाकिस्तान की आईएसआई, ये सब मिलकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते। भारत को बदनाम करना, यहाँ के मंदिरों को असुरक्षित बताना, सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगलना। ये एक मल्टी लेयर्ड, सोची समझी साजिश थी। तो ये ऑपरेशन सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी या एक हमले को टालना भर नहीं था, इसके मायने तो कहीं ज्यादा गहरे हैं। निश्चित रूप से ये घटना कई गंभीर मुद्दों पर रोशनी डालती है। पहला, ये दिखाती है कि कैसे सीमा पार से होने वाली अवैध घुसपैठ सिर्फ रोजगार का मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितना बड़ा और संगठित खतरा बन सकती है। कैसे बाहरी ताकतें ऐसे लोगों का इस्तेमाल देश को अंदर से खोखला करने के लिए कर सकती हैं। दूसरा, ये आधुनिक आतंकवाद का बदलता चेहरा दिखाता है। कैसे धार्मिक स्थलों को निशाना बनाना, जैविक हथियारों का इस्तेमाल करना और बड़े पैमाने पर सामाजिक नफरत फैलाना, ये सब उनके तरीके बन गए हैं। और इन सब के बीच हमें ये भी याद रखना होगा कि इस तरह की हर नाकामयाब साजिश के पीछे हमारी खुफिया एजेंसियों का, उनके अनगिनत गुमनाम अधिकारियों का कितना अथक परिश्रम और त्याग होता है। आपने बिल्कुल सही कहा। वो लोग, जैसे इस मामले में वो साहसी महिला अधिकारी जो महीनों तक अपनी जान जोखिम में डालकर, भेष बदलकर, बिना किसी पहचान या तारीफ की उम्मीद के चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। उन्हें कोई मेडल नहीं चाहिए, कोई पब्लिसिटी नहीं। वो दिन रात देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं। ये उनकी सतर्कता, उनके धैर्य, उनके साहस का ही नतीजा है कि ऐसी भयानक साजिशें कामयाब नहीं हो पाती। टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन और ह्यूमन इंटेलिजेंस जैसे उस अधिकारी का काम, इनका तालमेल ही हमारी सुरक्षा की नींव है। तो ये थी ऑपरेशन मंदिर की पूरी कहानी। एक साधु का भेष, महीनों चली निगरानी, बॉर्डर पार से आया घातक जहर और एक खुफिया एजेंसी की जांबाजी से नाकाम की गई एक भयानक साजिश। ये कहानी हमें दिखाती है कि सतर्कता, साहस और सही समय पर की गई कार्रवाई से कैसे बड़े से बड़े खतरों को टाला जा सकता है। और यह कहानी हमें हमारे सुरक्षा एजेंसियों और उनके लोगों के प्रति गहरे सम्मान और गर्व से भर देती है। वे कितनी खामोशी और कुशलता से अपना काम करते हैं, ये जानना ही अपने आप में बहुत आश्वस्त करता है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज हमने एक ऑपरेशन की कहानी सुनी। जरा सोचिए, न जाने ऐसे कितने अनदेखे, अनसुने खतरे हर रोज हमारी इन्हीं गुमनाम एजेंसियों द्वारा पर्दे के पीछे नाकाम किए जाते होंगे। उन अनगिनत गुमनाम रक्षकों की बदौलत जिनके बारे में शायद हम कभी जान भी नहीं पाएंगे। आज की इस जटिल दुनिया में लगातार सतर्क रहने का असल मतलब क्या है और इसकी असली कीमत कौन चुका रहा है?